हेलो जी, दिस इज इज़न। वेलकम बैक टू ट्रेड दिस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में फंडामेंटली, जो कि है हबको, द हब पावर कंपनी लिमिटेड। आप सबको पता है कि हबको एक पावर जनरेशन की कंपनी है और यहाँ पर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है कि इसके पास एक पावर स्टेशन है 1200 मेगावाट का, जो कि बलूचिस्तान में है। उसको मेन पावर स्टेशन वही है, हब पावर प्लांट कहते हैं उसको। इसका फ्री फ्लोट हमारे पास 75% है। 25% शेयर जो मेजर शेयर होल्डर्स उन्होंने होल्ड किए हुए हैं और 75% फॉर पब्लिक ट्रेडिंग अवेलेबल है। अनाउंसमेंट्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक जो मेन ट्रांसमिशन रिपोर्ट है, लेटेस्ट ट्रांसमिशन रिपोर्ट, हम उसको एनालाइज कर रहे होंगे और इसमें देखेंगे कि मज़ीद हमारे पास क्या हमें हब पावर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो कि बज़ाहिर सिर्फ एक कंपनी लगती है कि इसके पास एक प्लांट है जो डेवलप करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसमिशन रिपोर्ट खोलेंगे तो सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट पढ़े बगैर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक गलत चीज़ है, और हमें सबसे पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट ही पढ़नी चाहिए, डायरेक्टर्स रिव्यू पढ़ना चाहिए। सबसे पहले की फाइनेंशियल हाइलाइट्स की बात करें तो हमारे पास जो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है वो 19,000 मिलियन के करीब करीब है, जो कि कंपनी की ईपीएस बनती है 14.74, और जो कि पिछले साल इसी पीरियड में 17,000 मिलियन इसका नेट प्रॉफिट था और ईपीएस थी 13.17। तो 13.17 से इसकी ईपीएस इंक्रीज हो चुकी है 14.74 अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। अनकंसोलिडेटेड डाटा की बात करें तो 7785 मिलियन इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास 4047, सॉरी, इसका मिल 4047 पिछले साल इसी क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि कन्वर्ट हो चुका है 7785 मिलियन में। और ईपीएस इसकी पिछले साल थी 3.12 और अब इंक्रीज हो चुकी है तकरीबन डबल 6। इसके अलावा हम बात करें पावर जनरेशन की, तो पावर जनरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किसी भी पावर कंपनी में, उसकी एडीसी आती है। अब एडीसी क्या होता है हमारे पास? एनुअल डिपेंडेबल कैपेसिटी। ये होता है कि एक साल के अरसे में एक कंपनी कितनी कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है इजीली, तो वो होता है इसका एडीसी। तो एडीसी हमारे पास हब पावर का लिखा हुआ है 1173 हब प्लांट का। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी हमें तकरीबन तकरीबन 1200 मेगावाट्स लिखा हुआ था, तो ये अब तकरीबन यही है, 1200 मेगावाट्स की है। ओके, सो हमारे हब पावर प्लांट के बारे में पता था, लेकिन अब मज़ीद क्या चीज़ें हैं हमारे पास इसमें, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि टेक्निकल पैरामीटर्स हमारे पास दो हैं, एक लोड फैक्टर है, एक नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट है। अब नेट इलेक्ट्रिकल आउटपुट भी हमारे पास सेम चीज़ होती है एडीसी के इक्वल, लेकिन ये गीगावाट्स और में कैलकुलेट की जाती है। तो हमारे पास ये इन्होंने मेंशन की है इस क्वार्टर की। प्लस हम लोड फैक्टर की बात करें तो लोड फैक्टर क्या होता है, अब उसको एक एग्जांपल से अगर देखें तो अगर सपोज एक प्लांट है, उसकी 100% कैपेसिटी है, हर प्लांट की 100% कैपेसिटी होगी जो कि वो मैक्सिमम बना सकता है, राइट। सपोज एक हब प्लांट है, वो अपनी 100% कैपेसिटी रखता है और लेट्स से कि वो एक महीने में 70% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। इसका मतलब है 100% कैपेसिटी पे वो 1000 मेगावाट बनाता था, लेकिन 70% चूंकि अब 70% पे काम कर रहा है उस महीने, तो अब 700 मेगावाट बना रहा है। तो ये होता है उसका लोड फैक्टर। तो 700 को 1000 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो उसकी लोड फैक्टर आ जाएगा, जो कि 70% बनता है। इसका मतलब इस महीने कंपनी जो है सिर्फ 70% लोड पे काम कर रही है। अब लोड फैक्टर हब प्लांट का 0.59 है और नारोवाल का 2% है, मतलब कि टोटल 100 में से 2% इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रही है इस पीरियड में। 80% चल रही है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टीएन प्लांट की, टीईएल की चल रही है 61%। तो इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं। अब हमें तो पता है कि ये सिर्फ एक पावर जनरेशन की कंपनी है, हमें तो सिर्फ पब्लिकली डाटा अवेलेबल जो ये था हमारे पास, उसमें ये लग रहा था कि ये सिर्फ एक कंपनी में एक ही हमारे पास पावर स्टेशन है, लेकिन इसके पास मुख्तलिफ पावर स्टेशन है, राइट। ये हमें पता लग गया। प्लस हम देखें तो ये कंपनी सिर्फ पावर तक महदूद नहीं है, ये कंपनी के पास और भी बिजनेस है। दूसरी चीज़ ये देखें, ईएनपी सेक्टर। अब ईएनपी सेक्टर हमें पता है कि ईएनपी सेक्टर कौन सा है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर्स। तो पीआईओजीसीएल क्या है? पीआईओजीसीएल इसकी एक सब्सिडरी है। अगर आपको सर्च करके दिखाऊं पीआईओजीसीएल, तो पीआईओजीसीएल हमारे पास क्या है, इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं। प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी। तो प्राइम इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस कंपनी हबको की एक सब्सिडरी है, ठीक है।
अब प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द न्यू एक्सप्लोरेशन, जाहिर सी बात है एक्सप्लोरेशन किसी कर रहे हैं, ऑयल एंड गैस की कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस and petroleum concession agreement are under execution. Prime continues to access opportunities to increase the exploration and development activity within the existing blocks as well as partnership with leading oil and gas companies in Pakistan. तो इसने पार्टनरशिप करने की कोशिश कर रहा है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि हब पावर कंपनी पावर से हटकर मजीद इसको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है ऑयल एंड गैस में। ठीक है, ये चीज़ हमें पता लग गई, विच इज़ अ गुड सिनेरियो, क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से इनके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हुए थे जिसकी वजह से इसका जो मेजर प्लांट था उस पर इफेक्ट आया था। तो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास अब यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है कि मेगा मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब मेगा मोटर्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एक और हमारे पास नाम समझ में आया है, देखने को मिला है कि ये क्या है। अब मेगा मोटर्स भी एक जो सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी हमारे पास हबको की सब्सिडरी है, फुली ओन्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है हैज़ रिसेंटली साइंड एंड सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट एंड टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट विद BYD ऑटो इंडस्ट्री। अब BYD क्या है, एक बड़ी कंपनी है जो कि हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है, जिसका मेन पर्पज़ है कि EVs बनाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना। These agreements are in addition to the distribution agreement signed between the parties June 2024 to launch and sell BYD's vehicle in the country। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने को ऑटो सेक्टर में भी एक्सपैंड कर रहा है, पावर सेक्टर में भी एक्सपैंड कर रहा है, ENP में भी एक्सपैंड कर रहा है। तो हबको सिर्फ एक पावर की कंपनी और एक पावर का प्लांट नहीं है, इतना हमें आप समझ में आया है। तो इसका मतलब एक कंपनी है जो डाइवर्सिफाई कर रही है अपने आप को। ठीक है, चौथी चीज़ हबको ग्रीन लिमिटेड। अब हबको ग्रीन लिमिटेड क्या है, हबको ग्रीन लिमिटेड भी इसी की एक सब्सिडरी है, या इसको एक उसका नया वेंचर समझ लें या उसका नया प्रोजेक्ट समझ लें। is in a process of incorporation with the objective to install EV charging infrastructure across the country including motorways, highways। अब ये मोटरवेज हाईवेज पे इलेक्ट्रिक व्हीकल जो ये बना रहे हैं ऑब्वियसली उसकी चार्जिंग स्टेशंस भी लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनको यहाँ से भी बिजनेस मिलेगा, यहाँ से भी बिजनेस मिलेगा, ENP से भी मिलेगा, पावर से तो मिलेगा ही। तो 4 जगह ये डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक चीज़ हमने देख ली। अब इसकी हम जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमें सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, रेवेन्यू पॉजिटिव इंक्रीजिंग दिख रहा है, हमारे पास कॉस्ट भी सही है, इंक्रीज हो रही है ड्यू टू रेवेन्यू। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास इंक्रीज लग रहा है। फिर हमारे पास ये जो एक मेन चीज़ है देखने वाली वो ये है कि अदर इनकम में हमारे पास ये क्या इनकम आई है जो कि जिसने इसके इफेक्ट किया है प्रॉफिट को, तो वो हम देख लेंगे। नोट नंबर 6 में हम देख लेंगे कि इसको अदर इनकम से कौन सी ऐसी इनकम आई है। ओवरऑल देखें तो इसकी 6 रुपीज़ पर शेयर इसका निकल के आया है हमारे पास अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो 6 नंबर नोट हम देख लेते हैं। 6 नंबर नोट अगर हम नीचे जाएँ, हमारे पास यहाँ पर 6 नंबर नोट मौजूद है। यहाँ पे अदर इनकम में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास नज़र आ रहा है कि एक तो सबसे पहले एक और चीज़ हमें पता लगी कि HPSL एक और इसकी सब्सिडरी कंपनी है, होली ओन्ड, सारे शेयर्स इसके पास है। तो जो इसको मेजर पैसा आया ना अदर इनकम से, वो इसको डिविडेंड्स के थ्रू आया, क्योंकि ये सारे शेयर्स होल्ड करती है इस कंपनी के, तो इस कंपनी ने डिविडेंड दिए होंगे, तो इस जो हबको को है वो डिविडेंड की मद में इसको पैसा आया है। तो इसकी वजह से हमारे पास ये अदर इनकम में शो हो रहा है हबको की। तो इस वजह से इसकी EPS भी इंक्रीज आई है। ऑब्वियसली सिर्फ इस वजह से नहीं, और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन इसकी EPS इंक्रीज हमें देखने को मिला है। प्लस हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखें, अब हम जाते हैं इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे, फाइनेंशियल रिपोर्ट पे। तो हमारे पास जो एसेट्स हैं इसके इंक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पास यहाँ पर इसके एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि पॉजिटिव साइन है। टोटल एसेट्स तकरीबन सेम है, थोड़ा सा फ़र्क है। और टोटल लाइबिलिटीज़ भी तकरीबन हमारे पास, सॉरी टोटल एसेट्स हमारे पास थोड़े से कम हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, टोटल एसेट्स थोड़े से हमारे पास कम हुए हैं, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो भी हमारे पास कम हुई हैं।
तो ऑटोमेटिकली हमें ये पता लगता है कि ये अपने जो लोन्स हैं उनको रीपे करता रहता है। अब इसके लोन्स की रीपेमेंट हमें कहाँ से शो होगी? इसके लोन्स की हमें रीपेमेंट शो होगी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट में से। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो सबसे पहली चीज़ देखनी होती है, ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी से कैश फ्लो आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव और इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो हमें पॉजिटिव भी है और इंक्रीजिंग भी है, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है, अगर आपने इसकी बाकी डिटेल्स पढ़नी है आप यहाँ से ऊपर से पढ़ सकते हैं कि कितनी डेप्रिसिएशन हुई है, कितनी अमोर्टाइजेशन हुई है, और क्या डिविडेंड्स वगैरह हैं इसने दिए, इसके वर्किंग कैपिटल चार्जेस वगैरह आप यहाँ पे टैक्सेशन वगैरह देख सकते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि हमारे पास इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आपके कैश फ्लो नेगेटिव या पॉजिटिव हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो नेगेटिव हो तो एक प्लस पॉइंट होता है कि कंपनी अपनी इन्वेस्टिंग में ज़्यादा जो है फोकस्ड है डेप्ट रीपेमेंट्स वगैरह में। तो हमें देखने को मिला ऊपर जो हमने डेप्ट रीपेमेंट्स देखी हैं वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही हैं कंपनी की फाइनेंशियल कैश फ्लो स्टेटमेंट में। इसने अपनी डेप्ट को रीपे किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से इसके टोटल की डिक्लाइन देखने को मिला है, विच इज़ गुड। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और हमारे पास यहाँ पर लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटीज़ की रीपेमेंट भी देखने को मिल रही है। अगेन हमारे पास जो है जिसकी वजह से ये इसका जो कैश है वो कम आया है, विच इज़ गुड। हमारे पास इसमें कोई मैटर नहीं करता कि हमारे पास ज़्यादा कैश फ्लो बढ़ना चाहिए या पर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेकिन इसका एटलीस्ट ऑपरेटिंग का कैश फ्लो हमारे पास इंक्रीज़ होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। प्लस मज़ीद अगर हम देखें तो इसकी हमारे पास इक्विटी स्टेटमेंट है। इक्विटी स्टेटमेंट में अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास अब इसकी इक्विटी में एक तो ड्रास्टिकली इंक्रीज़ देखने को मिला है। उसकी जो वजह ये है कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हुई है। तो ऑब्वियसली अगर कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है तो कंपनी की कीमत भी बढ़ रही है उसके साथ साथ, विच इज़ आल्सो गुड साइन फॉर दिस कंपनी। मज़ीद अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको पहले ही नोट दिखा दिया था, और अगर आपने कुछ डिटेल्स में पढ़नी है आप ये इसके नोट्स की डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जितनी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं कौन कहाँ से हैं, जो सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट की है, कौन कौन सी सब्सिडरीज हैं जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया है। हमें अभी HPSL की बात कर रहे थे, हब पावर सर्विसेज लिमिटेड, ये इसकी एक सब्सिडरी है। तो हमारे पास यहाँ पे रीपेमेंट, प्री पेमेंट्स और अदर रिसीवेबल्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि इसने किससे कितने पैसे लेने हैं, और ये सारी इसकी सब्सिडरीज हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये आप लोगों को ये एक बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बात सिर्फ ये है, मुद्दे की बात ये है कि कंपनी एक्सपेंशन की तरफ जा रही है और कंपनी आपको मुख्तलिफ वेंचर्स में एक्सप्लोर कर रही है। तो इज़ इट आर गुड टाइम टेक्निकली कि इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए? तो हम उसको देखते हैं। अगर हम फिलहाल हबको की बात करें तो हबको हमारे पास एक वीकली में बात करें तो एक रिजेक्शन फेज में दिख रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हमें एक रिजेक्शन फेज में दिख रहा है और हमारे पास एक कुछ इस तरह का फेज है जहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। इसकी रिट्रेसमेंट लेवल यही है बनता जहाँ से ये रिट्रेस फिलहाल कर रहा है, और इवेंचुअली अगर इन अ लॉन्गर रन देखें तो यही इसका सपोर्ट लेवल भी है। अगर हम यहाँ पे 2023 से मैं इसका डाटा को मार्क करूँ तो यही तकरीबन इसका सपोर्ट लेवल भी है जहाँ से सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में इसका सपोर्ट एरिया है, शॉर्ट टर्म में इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो अब हमारे पास डेली में हम कन्वर्ट होते हैं और डेली में अगर देखें तो इसकी क्लोजर लुक में हमें क्या पता लगता है कि क्लोजर लुक में हमारे पास ये पता लगता है कि ये एक कंसोलिडेशन बॉक्स में है। ठीक है, प्लस हम हैसन आकी देखें, हैसन आकी भी हमारे पास कंसोलिडेशन में है। इंडिकेटर्स में जाके हम RSI को देखें तो RSI हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये भी एक कंसोलिडेशन में है। प्लस अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड लाइन को खींचने की कोशिश करें तो ट्रेंड लाइन हमारे पास अभी थोड़ा सा टूटता दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बॉक्स बन रहा है। अब इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखें, वो इस सेंस में कि हम यहाँ पर इसको बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के देखते हैं, या कंसोलिडेशन बॉक्स या रेक्टेंगुलर पैटर्न भी जिसको कहते हैं। तो टेक्निकली भी इसके जो टारगेट्स बनते हैं वो 150-160 के टारगेट्स ईजिली बनते हैं। प्लस एक और चीज़ देखें तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर एक गैप क्रिएट भी हुआ है जो कि ये फिल करने भी आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमारे पास हबको के बारे में। हबको पे अगर टेक्निकल्स में देखा जाए तो एज सच कोई पॉजिटिव हमारे पास फिलहाल मोमेंटम नहीं दिख रहा, लेकिन फंडामेंटली इसको कंपनी को देखा जाए तो हमारे पास इसकी नेक्स्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसके इन्वेस्टमेंट के लिए। और आई एम पर्सनली इन्वेस्टिंग इन हबको क्योंकि मुझे इसमें बहुत पॉजिटिव चेंज दिख रहा है। अब मैंने वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि मेरे क्या पैरामीटर्स होते हैं और मैं किस हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ। मैं DOS, GOS और CGS के हिसाब से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ।
तो पहले हमने देखा था कि जो DOS होता है हमारे पास डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक होता है। अगर आपने मेरी हमारे पास आप यूट्यूब पर जाओगे तो हमारे पास मनी मैनेजमेंट की मैंने एक वीडियो बनाई है एसेट एलोकेशंस की। तो आप सिंपल ट्रेड विद एल्जा यूट्यूब चैनल सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको मेरी तो एक तो प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो ये एक तो आपको टेक्निकल कोर्स मिल जाएगा। टेक्निकल कोर्स हम बना रहे हैं जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। RSI का इंडिकेटर है हमारे पास, हमने यहाँ पे इसकी वीडियो बनाई है मास्टर कैसे करें RSI को PSX में या फिर किसी भी निफ्टी 50 में, या जो कहीं हर टेक्निकल हर कहीं काम करेंगे आपके। फिर मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है, फिर मैंने 4 वीडियोस हमारे पास टेक्निकल के बारे में बनाई है। प्लस अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस में एक मनी मैनेजमेंट की वीडियो मिलेगी। उसका मैं आपको टाइटल बता देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ से देख सकें। द आर्ट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करनी आ जाएगी कि आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अपना किस तरह करना है। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि DOS GOS और CGS क्या होते हैं। DOS स्टैंड फॉर डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स, GOS स्टैंड फॉर ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स, CGS स्टैंड फॉर कैपिटल गेन स्टॉक्स। तो हमारे पास हप्को की पिछली परफॉर्मेंस कुछ इस तरह थी कि बहुत फेनोमिनल डिविडेंड्स देता था और इसके पावर सेक्टर में ही इसकी मेजर अर्निंग्स आती थी। तो अब हमने जो पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मैंने जिसको रखा हुआ था डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक के तौर पे रखा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि मुझे इसकी में ग्रोथ नज़र आ रही है और हमारे पास गवर्नमेंट के एक इसका कॉन्ट्रैक्ट भी टूटा है, तो अब मैं इसको एज अ ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में एडजस्ट करूंगा किसी तरह। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने आपको लोगों को बतानी थी। अगर आप लोग DOS GOS और CGS के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ हैं तो आप ज़रूर इसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे पास इसमें एलोकेशंस डिफरेंट हो जाती हैं फिर अपने पोर्टफोलियो में। तो आप ये देख सकते हैं। और हमारे पास हबको अगर हम देखें तो इन अ वीकली चार्ट भी देखूं तो यहाँ पर एक फॉरन से डाउन ट्रेंड से एक अपवर्ड RSI का स्पाइक देखने को मिला है। तो मिनिमम ये रेजिस्टेंस लेने यहाँ पर ऊपर जा सकता है, जो कि ये पॉइंट बन सकता है। तो मिनिमम आपके पास 150 160 तक के टारगेट्स इजी लगते हैं और इवेंचुअली ये हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी टच कर जाए, लेकिन इसमें हमें मज़ीद पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। वीडियो को मस्ट शेयर लाइक सब्सक्राइब। प्रीमियम में ज्वाइन करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं प्रीमियम में, और ट्रेड कोर्स भी देते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप मैनेजर का नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फॉरेक्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो फॉरेक्स भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।